इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्यारोपण प्रमेय। हम अध्यारोपण प्रमेय का स्टेटमेंट या उसके कथन को लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब क्या है। उसके बाद हम एक साधारण सा परिपथ बनाएंगे जिसमें 3 प्रतिबाधाएं होंगी और 2 विभव स्रोत होंगे। तो उस परिपथ में हम दोनों विभव स्रोत लगाते हुए ही सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक विभव स्रोत लगाएंगे, उसकी वजह से धारा का मान निकालेंगे और फिर हम दूसरा विभव स्रोत लगाएंगे, पहले वाले को हटा देंगे और तब धाराओं का मान निकालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का सम इनके बराबर आता है। तो इस निष्कर्ष पर यहाँ से पहुँचेंगे और तब इस तरह ये अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कथन देखते हैं कि एक से अधिक विभव स्रोत अथवा धारा स्रोत वाले रेखीय नेटवर्क को किसी शाखा में धारा का मान धारा के उन सभी मान के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक स्रोत को पृथक पृथक लगाने पर प्राप्त होता है, जबकि सभी अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोध से बदल दिया गया है। मतलब है कि एक कोई नेटवर्क है जिसमें एक से अधिक विभव स्रोत या धारा स्रोत लगे हुए हैं। अब उस नेटवर्क की पहली शर्त है कि वो नेटवर्क रेखीय होना चाहिए, मतलब उसके विभव और धारा में जो ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा विभव स्रोत या धारा स्रोत लगे हुए हैं तो हम अगर किरचॉफ के नियम के अनुसार उन स्रोतों के कारण किसी भी शाखा में या किसी भी ब्रांच में धारा का मान ज्ञात करते हैं, तब वो धारा का मान उतना होगा जब हम हर एक विभव स्रोत को या धारा स्रोत को अलग अलग उसमें लगाएंगे और लगाने के बाद उनमें धाराओं के जो मान आएंगे उनका हम बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो उनका जो योग होगा वो सबको एक साथ लगाने के बराबर ही होगा। इस प्रमेय का फ़ायदा ये है कि किसी भी शाखा में जो धारा का मान आ रहा है उस धारा में अलग अलग विभव स्रोत या धारा स्रोत का कितना कितना योगदान है ये साफ स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई धारा स्रोत या विभव स्रोत हमें बदलना है तो हमें पूरा हल दोबारा नहीं करना होगा, उसकी समीकरण को ही हमें चेंज करना होगा या बदलना होगा। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि किसी भी शाखा में किसी धारा स्रोत या विभव स्रोत का कितना प्रभाव है। अब इसे आगे हम एक साधारण परिपथ जिसमें 3 प्रतिबाधाएं होंगी और 2 विभव स्रोत होंगे उनसे इसे सिद्ध करते हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए हम एक साधारण सा परिपथ बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा या कह सकते हैं 2 विभव स्रोत होंगे और 3 इसमें प्रतिबाधाएं होंगी। तो यहाँ पर हम 3 प्रतिबाधाएं बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं Z1, Z2 और Z3 और 2 विभव स्रोत इसमें लगाएंगे। जो पहला लेफ्ट साइड में लगाएंगे जो इस तरीके से होगा और दूसरा विभव स्रोत हम क्या करेंगे इसके दाहिनी तरफ ऐसे लगा देंगे। तो ये साधारण सा एक सर्किट बना, इसका नाम हुआ E1 और इसे कह दिया कि इसका विभव है E2 और ये दोनों विभव स्रोत हैं जो कि आदर्श विभव स्रोत है। जब हटाकर लगाएंगे तो इनके आंतरिक प्रतिरोध कितने होंगे वो 0 है। अब इसमें 2 पाश बनते हैं। पहले पाश का नाम रख देते हैं PQRS और यहाँ MN रख देते हैं। तो पहले पाश का जो धारा है उसे ऐसे कह देते हैं कि ये धारा का मान कितना हुआ I1 हुआ और इस पाश की धारा का मान कह देते हैं ये कितनी है I2 है। अब किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का नियम, तो पाश PQRS में तो किरचॉफ के विभव नियम से या कह सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL से, तो KVL से PQRS में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ धारा I1 है, इसमें Z1 में है तो इसका विभव हो जाएगा I1 Z1। यहाँ Z3 में 2 धाराएं जा रही हैं, I1 हमारी दिशा में है जिस तरफ हम चल रहे हैं और I2 भी हमारी दिशा में ही है तो Q से R की तरफ। तो ये हो जाएगा इसका मान I1 प्लस I2 इंटू Z3 और इसमें देखिए ये विभव स्रोत कितना है, ये है E1। अब दूसरे पाश में देखते हैं, इसमें इस तरफ चलते हैं M पाश MQRN में, इसमें भी KVL या किरचॉफ का विभव का नियम लगाते हैं तो KVL से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 Z2। तो Z2 में धारा का मान है I2 है और Z3 में धारा का मान I1 I2 एक ही डायरेक्शन में और हमारी दिशा के साथ साथ ही है तो इसे प्लस लगा देंगे I1 प्लस I2 इंटू Z3 इक्वल टू ये इस तरफ ये कितना आ गया E2 है। अब हमारे पास ये 2 समीकरण आती हैं, लेकिन इसमें क्या है I1 अलग अलग हो रहे हैं तो इसे थोड़ा सा दोबारा से लिखते हैं और एक साथ करते हैं। इसे देखिए एक साथ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। तो पुनः लिखने पर इन समीकरणों को पुनः लिखते हैं
ये हो जाएगा I1 Z1 प्लस Z3, इसके बाद प्लस I2 Z3 इक्वल टू E1। इसे दोबारा लिखते हैं तो I2 है, ये I1 है, तो ये आ जाता है I1 Z3 प्लस I2 Z2, यहाँ से Z2 आया, यहाँ से Z3 आया, प्लस Z3 इक्वल टू E2। अब जो ये हमारे पास समीकरण आ गई हैं दो, इनमें हमें हल करके I1 और I2 के मान निकालने हैं। अगर मैं चाहूँ कि I1 का मान निकालना है तो मुझे I2 को एलिमिनेट करना होगा। इसमें क्या है, देखिए I2 से Z3 से गुणा हो रखा है और ये I2 को इससे गुणा हो रखा है। तो पहली वाली समीकरण को मुझे किससे गुणा करना होगा, इससे मैं गुणा करता हूँ Z2 प्लस Z3 से, और दूसरी समीकरण को किससे गुणा करता हूँ, इससे मैं गुणा करता हूँ Z3 से। तो इस तरीके से I2 के गुणक बराबर हो जाएंगे। उनके घटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये आपको ये सिर्फ I1 का मान निकल जाएगा। तो इसे गुणा करने के बाद ये आ जाता है I1 Z1 प्लस Z3 पहले से ही था और इसमें हमने गुणा कर दिया है Z2 प्लस Z3, प्लस I2 Z3 पहले से ही था और Z2 प्लस Z3 से इसे गुणा कर दिया है, तो इतना हो गया है। और यहाँ लिख जाता है E1, ये हो गया Z2 प्लस Z3। इसमें दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे Z3 से, तो ये हो जाता है I1 Z3 स्क्वायर, और इसी तरीके से ये हो जाता है I2 Z2 प्लस Z3 इंटू Z3 इक्वल टू E2 Z3। अब देखिए इसमें से ये घटा देते हैं, तो अगर इसमें से ये घटा देंगे तो क्या हो जाता है, तो देखिए घटाने के बाद, इसे घटाने के बाद, तो पहली वाली में से जब दूसरी वाली घटाएंगे तो दूसरे के साइन एक्चुअली बदल जाएंगे, माइनस 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 हो गया। तो घटाने के बाद कितना आया, देखिए ये तो खत्म हो गया, ये तो यहाँ एक सा है तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है I1 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाता है Z1 Z3 Z2 Z प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, ये बचा Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस Z3 E2। इधर जो ये क्वांटिटी है ये इसे खोल लेते हैं, तो ये हो जाता है Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली चीज़ ऐसी रह जाती है, ये हो जाती है Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस Z3 E2। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और इसे ढंग के साथ लिख लेंगे दोबारा से। तो ये I1 के साथ क्या आया, ये आया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इक्वल टू कितना आता है, ये आता है Z2 प्लस Z3 E1 माइनस Z3 E2। अब ये देखिए यहाँ पर ये I1 का मान आ जाता है इससे, तो I1 इक्वल टू आ जाता है, इसका मतलब इसे हम नीचे ले जाएंगे तो I1 का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो I1 का मान कितना आया, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1 माइनस Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 हम इसे कह सकते हैं, और ये एक्चुअली है क्या, ये है धारा का मान I1 जब दोनों विभव स्रोत लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें धारा का मान निकालना है I2। तो एक तरीका तो है हम I1 का मान इसमें रख दें और फिर निकाल लें, एक तरीका दूसरा है। एक तरीका ये है कि आपने जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी चीज़ से कर दें। तो यहाँ देखिए अगर हमें I1 को इस बार कैंसिल करना है तो ऊपर वाली जो समीकरण होगी उसे हमें गुणा करना होगा, इससे नहीं गुणा करेंगे इस बार। तो इस बार हम गुणा करेंगे किससे, इस बार हम गुणा करेंगे किससे, Z3 से ऊपर गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ Z3 से इसे गुणा करेंगे और हम इसे किससे गुणा करेंगे, Z1 प्लस Z3 से। तो जब हम इसे गुणा करेंगे Z3 से तो ये बन जाएगा I1 Z3 Z1 प्लस Z3 और यहाँ Z3 का स्क्वायर होगा। तो इसे गुणा करके लिख देते हैं। तो गुणा करने के बाद ये समीकरण आ जाती है I1 Z1 प्लस Z3, क्या क्या थी पहले, ये थी I2 Z3
I1 Z3 और यहाँ था I2 Z2 प्लस Z3, यहाँ था ये E1 और यहाँ था ये E2। अब मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा Z3, और नीचे वाली इक्वेशन को हम Z1 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ हो जाएगा Z1 प्लस Z3 और यहाँ हो जाएगा Z1 प्लस Z3। अब देखिए इसको फिर से हम वही काम करते हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्चुअली हम ये वाला साइन चेंज कर लेंगे, ये साइन चेंज कर लेंगे, ये वाला साइन चेंज कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाता है, माइनस करने के बाद देखिए ये वाली चीज़ तो एक सी है तो ये कैंसिल हो जाएगी, और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा I2 Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3, बल्कि I2 कॉमन ले सकते हैं तो माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम E1 वाला टर्म लिखेंगे तो माइनस Z3E1, उसके बाद E2 वाला टर्म प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू E2, ये इस तरीके से लिख दिया। इसे खोलेंगे तो क्या जाएगा, इसे खोलने पर आ जाएगा I2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसे लिख देंगे इक्वल टू माइनस Z3E प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू E2। तो I2 का मान यहाँ से निकल के आ जाता है I2 इक्वल टू माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1 प्लस Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। अब इसका मतलब है कि ये आपके पास धारा का मान I2 आ गया जब वहाँ पर दोनों विभव स्रोत लगे हैं। तो हमारा एक टास्क पूरा हुआ, हमारे 3 काम हमें करने थे। हमें पूरे परिपथ में तब धाराओं के मान निकालने थे जब दोनों विभव स्रोत लगे हों। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक विभव स्रोत लगाना होगा E1, E2 को हम उसके आंतरिक प्रतिरोध से बदलेंगे, फिर धाराओं के मान निकालेंगे, फिर हम E2 को लगाएंगे, धाराओं के मान निकालेंगे, और E1 को हम उसके आंतरिक प्रतिरोध से बदल कर निकालेंगे। तब इन दोनों का बाद वाले दोनों का सम करके हम पहले वाले के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं अपनी टास्क 2 पर। तो हम क्या कहते हैं, केवल, क्या लिख देते हैं, केवल एक विभव स्रोत E1 लगा होने पर अब एक विभव स्रोत, सिर्फ एक विभव स्रोत E1 अगर लगेगा तो उसका परिपथ कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से। पहला विभव स्रोत E1 हम वैसे का वैसे ही लगा रहने देते हैं, इसके बाद हम Z1 लगाते हैं, Z2 लगाते हैं और Z3 लगाते हैं। तो हमने क्या करा, Z1 Z2 Z3 लगाने के बाद हमने परिपथ बना दिया। दूसरा विभव स्रोत की बात अभी हम करेंगे, तो लिख देते हैं Z1 Z2 और Z3, और ये विभव स्रोत है E1। अब हमें सिर्फ एक ही विभव स्रोत लगाना है E1, E2 का हमें हटाना है। हटाने के बाद उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें वहीं लगा देना है। क्योंकि यह जो विभव स्रोत है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0 है, तो इसका मतलब इसे हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। जो पास हैं उनके नाम हम वही रखते हैं PQRS, और यहाँ पर रख देते हैं MN। धाराओं की दिशा भी वही रखते हैं, बट धाराओं के मान चूंकि बदल जाएंगे तो इसका मतलब पास की धाराओं के मान I1 की जगह रख देते हैं I1 डैश, और इसका मान हम कर देते हैं I2 डैश। जो हम दिशा है फिलहाल वही रखते हैं, अगर वहाँ दिशा उल्टी होगी तो वहाँ अपने आप उसमें निशान माइनस का आ जाएगा। अब जो समीकरण है फिर से लिखते हैं। समीकरण लिखने का तरीका वही है कि हम KVL लगाएंगे, पास PQRS तथा दूसरे पास पर कितना MQRN पर क्या लगाना, KVL, मतलब किरचॉफ का विभव का नियम लगाने पर। अब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, I1 Z1 प्लस I1 प्लस I2, ये सब डैश हैं, कितना Z3 इक्वल टू E1, और दूसरे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I2 डैश Z2 प्लस I1 डैश प्लस I2 डैश
Z3 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण को दोबारा से लिखते हैं। तो इन दोनों समीकरण को दोबारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3 इक्वल टू E1। अब इसमें क्या होगा, इसमें दूसरी समीकरण हो जाएगी I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ E2 था, बाकी समीकरण वैसी हैं। तो इन दोनों समीकरण को हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, तो हमें कुछ नया नहीं सीखना होगा। तो हमें तरीका क्या है कि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Z2 प्लस Z3 से, और दूसरी समीकरण को हम गुणा करेंगे किससे, Z3 से गुणा करेंगे और फिर से लिखेंगे। तो फिर से लिखने पर ही आ जाता है I1 डैश Z1 प्लस Z3 गुणा Z2 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 इंटू E1। और यहाँ लिख देंगे I1 डैश Z3 स्क्वायर प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से नीचे वाले साइन ये बदल जाएंगे। तो साइन बदलने के बाद ये चीज़ कैंसिल हो जाती है और इसमें वैल्यू हो जाती है I1 डैश। ये I1 डैश हो जाएगा Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर। ये हम कई बार कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3 E1। तो इस तरीके से हमारे पास I1 डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो I1 डैश कितना आ गया, ये आ जाता है Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1। इसे हम कहते हैं इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 3 है। जब एक ही विभव स्रोत लगा है तो पहले वाले पाश में धारा का मान I1 डैश की वैल्यू निकल जाती है। इसे से हम क्या निकाल देंगे, I2 डैश निकाल देंगे। तो इस समीकरण को यहाँ से इसमें रख देंगे, हम गुणा करके निकाल सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो डायरेक्ट रखेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये I2 डैश यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z3, ये हो जाएगा माइनस Z3। देखिए इधर माइनस का हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, Z2 प्लस Z3 इंटू I1 डैश। तो इसे आगे लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ I1 डैश की सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें रख देंगे। तो ये रखने के बाद हो जाएगी कितनी, इसमें रखेंगे तो ये Z2 प्लस Z3 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1। ये कितना आ गया, I2 डैश। तो ये E1 सोर्स होने के कारण दूसरे पाश में धारा का मान आ गया है, I2 डैश आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा विभव स्रोत लगाएंगे और तब धाराओं के मान निकालेंगे। तो लिख दीजिए केवल E2 लगा होने पर। तो परिपथ को दोबारा बनाते हैं, हम सिर्फ E2 लगाएंगे इस बार। तो हम क्या करेंगे, Z1 लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे Z2 और ये यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, E2 लगा देंगे। यहाँ ये है Z3, ये लगा हुआ है, और यहाँ जो E1 था उसकी जगह पर हम उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा देंगे। चूँकि आदर्श स्रोत है, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो यहाँ पर एक तार से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कितना हुआ, Z1 हुआ, ये हुआ Z2, ये हुआ Z3 और ये हुआ E2। धाराओं के मान उसी दिशा में रखेंगे, तो ये ऐसे था और ये धारा का मान ऐसे था। पहले क्या था, I1 था, फिर I1 डैश था। अब इस बार रख देते हैं I1 डबल डैश और इसका मान रख देते हैं I2 डबल डैश। समीकरण वैसे बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं PQRS और यहाँ रख देते हैं MN। तो अब क्या करते हैं, पाश PQRS तथा MQRN में KVL लगाने पर। तो अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी I1 डबल डैश Z1 प्लस I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश कितना, Z3 इक्वल टू कितना है, 0 है। इसी तरीके से
यहाँ हो जाएगी I2 डबल डैश Z2 प्लस I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश Z3 इक्वल टू कितना है E2 है। अब देखिए यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि इसे दूसरे ढंग से लिख देते हैं, I1 एक जगह करके लिख देते हैं, तो जाता है I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डबल डैश Z3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा कितना I1 डबल डैश Z3 प्लस I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 इक्वल टू E2। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें गुणा करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अब इसमें एलिमिनेट करने के लिए गुणा किससे करेंगे, अगर हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो Z2 प्लस Z3 से, पहले भी यही था, और इससे गुणा करेंगे किसमें, इसमें Z3 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद फिर से लिखते हैं, तो ये आ जाता है I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3, गुणा करने के बाद आया Z2 प्लस Z3 से गुणा हुआ, प्लस I2 डबल डैश, ये आया Z2 प्लस Z3 इक्वल टू कितना आ जाता है 0। ऐसे यहाँ लिखेंगे I1 डबल डैश Z3 स्क्वायर प्लस I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3, और ये हो जाता है कितना, ये Z3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Z3 E2। अब देखिए इसे हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली माइनस हो गया, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ। जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस हुआ तो ये आपका कैंसिल हो जाता है और बचेगा क्या, ये बचेगा I1 डबल डैश और ये Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस Z3 E2। अब इसका मतलब है यहाँ जो ब्रैकेट वाला क्वांटिटी है ये तो हमने कई बार कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, तो ये I1 डबल डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो I1 डबल डैश इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाती है, तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसमें I2 डबल डैश हमें निकालना है, तो I2 डबल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और I2 डबल डैश, देखिए I2 डबल डैश यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हम लेंगे क्या, ये I2 डबल डैश, तो यहाँ से हम I2 डबल डैश को नीचे रख देंगे, तो I2 डबल डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस अपॉन Z3, तो ये लिख देते हैं। तो I2 डबल डैश, तो I2 डबल डैश हुआ, I2 डबल डैश हुआ माइनस ऑफ Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू I1 डबल डैश, तो ये वैल्यू जाती है इक्वल टू माइनस यहाँ पहले से था, माइनस यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, Z3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तो ये वैल्यू जाती आ जाएगा E2, और यहाँ कह सकते हैं ये कितना चल रहा था I2 डबल डैश। तो इस तरीके से ये I2 डबल डैश या सेकंड लूप या दूसरे पास में धारा का मान आ जाता है, कब, जब स्रोत कौन सा लगा है, E2 लगा है। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण 1 थी वो दोनों के लिए थी, 2-3 समीकरण थी, 4-5 समीकरण थी। अब हम एक काम करेंगे, तो पहले सिर्फ पहला स्रोत लगाने के बाद पहले पास में धारा का मान कितना था I1 डैश, और दूसरे पास में धारा का मान कितना था, ये था आपका I2 डैश। दूसरा स्रोत लगाने के बाद पहले पास में धारा का मान था I1 डबल डैश, और दूसरे पास में धारा का मान कितना था, ये था I2 डबल डैश। तो ये हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों के प्रभाव जोड़ने के लिए इसके जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वैल्यू इसके निकालते हैं। तो ये जोड़ने के बाद वैल्यू निकाल कर यहाँ रखते हैं, तो जोड़ने के बाद कितनी कितनी वैल्यू है, तो ये पीछे देखते हैं हम कितने कितने हैं। तो हमें क्या चाहिए, I1 डैश I1 डबल डैश, तो I1 डैश देखिए यहाँ पर है, I1 डैश में ऊपर कितना है Z2 प्लस Z3, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ जाता है Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1, और I1 डबल डैश आपके पास यहाँ है, तो ये आ जाएगा माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। I2 डैश
अब I2 डैश की वैल्यू पीछे से देखते हैं। I2 डैश में जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है, -Z3 है। देखिए तो -Z3 लिख देंगे यहाँ पर, नीचे वाले टर्म वही रहेंगे। तो ये कितना जाता है, -Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E1, और ये यहाँ से लिख देते हैं प्लस Z1 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू E2। अब देखते हैं हमारे पास जो दोनों विभव स्रोत लगाने के बाद I1 और I2 की वैल्यू थी वो कितनी है। तो वो देखिए, वो देखते हैं कितनी थी। वो देखिए ये मान जो I1 है, देखिए वो मान ये है, नीचे के सारे टर्म सेम है, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, और यहाँ पहले E1 है फिर E2 है और फिर E1 है फिर E2 है। इधर देखिए डायगोनल पे ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, और इधर ये माइनस साइन है। यहाँ पर है Z2 प्लस Z3 और यहाँ है Z1 प्लस Z3। तो यहाँ देखिए उससे कंपेयर करते हैं अब जो हमारे पास अभी था। तो अगर हमने बाद में जो ऐड किया था तो जो वैल्यूज आई थी उससे हम इसे कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के बाद देखिए तो नीचे के सारे टर्म सेम है, यहाँ पर E1 E2 है, E1 E2 है, यहाँ इधर माइनस माइनस है, इधर प्लस प्लस है, और यहाँ Z2 प्लस Z3 और ये Z1 प्लस Z3 और यहाँ Z3 Z3। इसका मतलब ये सब चीज़ें बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मान कितना है, ये मान एक्चुअली कितना है, I1 है, और ये मान कितना है, I2 है। तो इसे दोबारा से लिख देते हैं हम, यहाँ जो हमारे पास आया है तो ये कितना आ गया। इसका मतलब है कि I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, I2 इक्वल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। मतलब जो किसी भी शाखाओं में या किसी भी ब्रांच में, तो किसी भी शाखा में जो धाराओं के मान हैं I1 और I2, ये अलग अलग स्रोत, ये कह सकते हैं अगर पहले स्रोत लगाने के बाद धाराओं के मान I1 डैश I2 डैश है और दूसरा स्रोत लगाने के बाद धाराओं के मान I2 डैश डबल डैश I2 डबल डैश है, तो उन दोनों के सम यानी कि योग के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।